एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान अब समंदर में साजिश कर रहा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में हिंद महासागर में एक सीक्रेट पनडुब्बी का खुलासा हुआ है। छोटी साइज की यह पनडुब्बी कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर मौजूद है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि यह पनडुब्बी एटमी हथियार ले जाने में सक्षम है या फिर इसमें बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह पनडुब्बी इस मायने में खतरनाक है कि यह रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर यह पनडुब्बी किसकी है और इसके जरिए समंदर में कोई बड़ी साजिश तो नहीं की जा रही। इमरान की सीक्रेट पनडुब्बी की पहली तस्वीर। पांच साल बाद कराची में दिखी सीक्रेट पनडुब्बी। सीक्रेट पनडुब्बी से होगा परमाणु हमला। समंदर की गहराइयों से दुश्मन को तबाह करने की सलाहियत रखती है पनडुब्बी। बिना ज्यादा आवाज किए पनडुब्बी दबे पांव दुश्मन के करीब पहुंच जाती है और उसे संभलने तक का मौका नहीं देती। पनडुब्बी किसी भी देश की नौसेना के लिए एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे भेदना आसान नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ऐसी घातक पनडुब्बियां बनाना चाहता है जिनके जरिए वो हिंद महासागर में अपने आका चीन के हुक्म की तामील कर सके, जिनके जरिए वो भारतीय नौसेना के सामने चुनौती पेश कर सके। लेकिन पाकिस्तान को इस बात की खबर ही नहीं कि समंदर में पैर पसारने की उसकी कवायद पर अंतरिक्ष से नजर रखी जा रही है। गौर से देखिए ये सैटेलाइट तस्वीर। ये तस्वीर कराची बंदरगाह की है जहां पाकिस्तान की एक पनडुब्बी नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना इस पनडुब्बी को दुनिया से छिपा कर रखना चाहती थी। पाकिस्तान ने अपनी नौसेना की सीक्रेट पनडुब्बी को साल 2016 से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। लेकिन इस सीक्रेट पनडुब्बी को मरम्मत के लिए कराची बंदरगाह लाया गया। पाकिस्तान की नौसेना ने गलती ये की कि उसने इस पनडुब्बी के ऊपर कोई कवर नहीं लगाया। इसी दौरान सैटेलाइट ने इसकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। 5 साल बाद पाकिस्तान की सीक्रेट पनडुब्बी कराची के नौसैनिक हार्बर पर ड्राई डॉक में खड़ी पाई गई। इस सैटेलाइट तस्वीर को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। इस तस्वीर में पाकिस्तान के कराची में नेवल ड्राई डॉकयार्ड में खड़ी मिनी पनडुब्बी को काफी ऊंचाई से दिखाया गया है। यही नहीं, इसमें पाकिस्तान की इस सीक्रेट पनडुब्बी के बारे में कुछ जानकारियां भी दी गई हैं। ये जो पनडुब्बी है ये जब किसी तरह की हरकत करती है तो वो उसमें इंडिया का स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इस तरह से सील द्वारा ये जो स्पेशल पनडुब्बीज हैं इनका गलत इस्तेमाल होना टू द एक्सटेंट ऑफ टेररिज्म ऑप्शन हमेशा पाकिस्तान के पास खुला है और हमें इसका प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल्स को दाग सकती है, टू द एक्सटेंट टॉर्पीडोज दाग सकती है। दुनिया भर की नौसेनाओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ HI सटन ने अपनी वेबसाइट कोवर्ट शोर्स में इस पनडुब्बी को लेकर काफी कुछ बताया है। सटन के मुताबिक इससे पहले 14 जनवरी 2020 को कराची के PNS इकबाल नौसैनिक अड्डे पर आयोजित पाकिस्तान नेवी सील कोर्स की पासिंग आउट परेड के एक वीडियो में इस पनडुब्बी को देखा गया था। ये पनडुब्बी आकार में दूसरी पनडुब्बियों से काफी छोटी है। इसकी लंबाई 55 फीट और चौड़ाई 5 से 7 फीट के आसपास है। इसमें बाकी पनडुब्बियों की तरह टॉर्पीडो फायर करने के लिए जगह भी है। ये पनडुब्बी पहली बार 2016 में देखी गई थी। पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन की किताब में इसे स्वदेशी तकनीक पर बनी हुई बताया गया है। कराची स्थित PNS इकबाल पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स SSG के नौसैनिक विंग का हेडक्वार्टर है। यह वही नेवल बेस है जिसे 1971 के युद्ध में भारत ने तबाह कर दिया था।
इसे पाकिस्तान की नौसेना का रीढ़ माना जाता है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सीक्रेट पनडुब्बी का इस्तेमाल यहीं से करेगा। भारत के सबसे नजदीक होने के कारण पाकिस्तान ने कराची नौसैनिक अड्डे पर अपने कई घातक हथियारों और युद्ध पोतों को तैनात किया हुआ है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि वो इस सीक्रेट पनडुब्बी को भी यहाँ छिपा कर रखना चाहता हो और यहीं से उसे ऑपरेट करने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि कराची नौसैनिक अड्डे से पाकिस्तान हिंद महासागर में अपने आका चीन की मदद कर सकता है, भारत के खिलाफ चीन के हाथ मजबूत कर सकता है। हालांकि भारत के लिए सावधान रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की सीक्रेट पनडुब्बी आकार में काफी छोटी है। ऐसे में ये भारतीय समुद्री इलाके में आसानी से घुसपैठ कर सकती है। छोटी होने के कारण सोनार सिस्टम और रडार भी इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। हालांकि ये केवल खुफिया मिशन और इलाके की टोह लेने जैसे काम ही कर सकती है। इससे पाकिस्तान किसी बड़े मिशन को अंजाम नहीं दे सकता। तो देखने से ये जरूर पता चलता है कि ये स्पेशल फोर्सेस की टाइप की ही बोट है, जो कि तकरीबन 55 फीट से बाय 7 से 8 फीट चौड़ी, 55 फीट लंबी, जिसको कि देख के आप पता कर सकते हैं। लगता है उसका हल जो है वो सिंगल हल है विद अ रेज्ड केसिंग है। उसका जो सेल है वो बहुत छोटा है और ओवरऑल देखकर पता चल सकता है कि यस, टॉर्पीडोज जो हैं, टॉर्पीडो ट्यूब्स, वो इसके फॉरवर्ड केसिंग के नीचे हैं। सो हमारा इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। जाहिर है पाकिस्तान चोरी छिपे भारत पर नजर रखने और उसके खिलाफ चीन की तैयारियों को पुख्ता करने में मदद कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की नौसेना, खास तौर पर पाकिस्तान की पनडुब्बियां इतनी ताकतवर हैं कि वो हिंदुस्तान से लोहा ले सकें? आंकड़ों पर गौर करें तो भारत पनडुब्बी शक्ति के मामले में पाकिस्तान से मीलों आगे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 5 डीजल अटैक सबमरीन यानी पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत के पास 15 डीजल अटैक पनडुब्बियां हैं। पाकिस्तान के पास परमाणु हमला करने में सक्षम एक भी पनडुब्बी नहीं है, जबकि भारत के पास एक परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी नहीं है, जबकि भारतीय नौसेना के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। बेसिकली ऑगस्टा क्लास जो फ्रांस की उनके पास पनडुब्बीज हैं, सबमरीन्स हैं, उन्हें अपग्रेड कर रहा है। बाबर 3 मिसाइल सिस्टम वो उसके ऊपर लगा पाएगा, जो कि न्यूक्लियर टिप्ड है। सो न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जहाँ तक इसका कंपैरिजन अगर हमें इंडिया के साथ करना है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कम से कम और 20 साल लगेंगे कहीं इंडिया के नज़दीक पहुँचने में, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का सवाल है। पाकिस्तान समंदर के रास्ते भारत की राह में कांटे बिछाने की तैयारी कर रहा है। कबाड़ हो चुकी सीक्रेट पनडुब्बी की मरम्मत कर भारत पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उसकी ये तैयारी किसी काम की नहीं, क्योंकि भारतीय नौसेना पाकिस्तान से 100 कदम आगे है। भारतीय नौसेना अपने ऑपरेशन इस तरह अंजाम देती है कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। 24-25 फरवरी की रात सीज फायर लागू होने के बाद भारत पाक बॉर्डर पर तोपों से निकले गोलों की गूंज कुछ महीनों से शांत पड़ी हुई है। लेकिन पाकिस्तान शांत पड़ जाए, ऐसा क्यों होने लगा? बॉर्डर पर शांत दिख रहा पाकिस्तान नित नई साजिशों में मशगूल है। दरअसल सीज फायर की आड़ में पाकिस्तानी सेना जैश ए मोहम्मद के 30 से 40 आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। ये सभी आतंकी अफगान मूल के हैं और इन्हें भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले की खास ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब। घुसपैठ की फिराक में जैश के 40 आतंकी। ड्रोन ऑपरेट करने की दी गई है ट्रेनिंग। पाकिस्तान का ऑपरेशन ड्रोन। पच्चीस फरवरी 2021 यानी वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर
सीज फायर का ऐलान हुआ था। इस ऐलान के साथ ही सरहद के दोनों तरफ से गरजती तोपें भी शांत हो गई थी। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान सीज फायर के लिए तो राजी हो गया, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने बंद नहीं किए। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना की मदद से आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 30 से 40 आतंकी जम्मू की सीमा पर घुसपैठ करने की फिराक में हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकी अफगान मूल के हैं। LOC पर जमा हुए जैश के ये आतंकी अफगानिस्तान की जंग लड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, इन आतंकियों को ड्रोन ऑपरेट करने की खास ट्रेनिंग दी गई है। पिछले 1 महीने के दौरान पाकिस्तान से लगते जम्मू बॉर्डर पर कई बार ड्रोन का मूवमेंट देखा गया। ये आतंकी रेकी करने के इरादे से इन ड्रोन को ऑपरेट कर रहे हैं। खबर के मुताबिक जैश के ये तमाम आतंकी फिलहाल POK के कोटली इलाके में मौजूद हैं। ये जम्मू के केरी राजौरी सेक्टर की सीमा से घुसपैठ करने की फिराक में है। इसके अलावा सरहद पार अखनूर और नौशेरा सेक्टर के पास भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। इससे पहले जैश दक्षिण कश्मीर की तरफ से भारत में घुसपैठ करता रहा है, लेकिन वहां बड़ा नुकसान झेलने के बाद अब पाकिस्तान के इशारे पर जैश के आतंकियों ने जम्मू बॉर्डर से घुसपैठ का प्लान बनाया है। मतलब साफ है, LOC पर संघर्ष विराम समझौते के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चूंकि पाकिस्तान की सेना और सियासतदान कश्मीर के बेहतर होते जा रहे हालात से परेशान है, लिहाजा वो जल्द से जल्द घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इसीलिए इन आतंकियों को LOC पर जल्द से जल्द घुसपैठ करवाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि 26 जून की रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद वहां पर ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जैमर भी लगा दिए गए। इसके साथ ही जम्मू में मौजूद भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की बाहरी दीवारों के पास हाई मास्क लाइट्स लगा दी गई हैं, ताकि कम ऊंचाई पर उड़ने वाली हर चीज को आसानी से देखा जा सके। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हाई मास्क लाइट्स लगा दी गई है ताकि कोई लो लेवल का ऑब्जेक्ट अगर उड़कर आता है आसानी से देखा जा सके। उसके साथ साथ ये ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किए गए हैं। जम्मू के आसपास के जितने भी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं सुरक्षा को लेकर, वहाँ पर भी ड्रोन देखने के लिए जो सिस्टम है वो लगाया गया है। ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ एंटी ड्रोन स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं ताकि आगे से अगर किस तरह से ड्रोन हमला होता है तो उससे निपटा जा सके। 26 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर हुए बम धमाकों की जांच NIA को सौंप दी गई। इन धमाकों को लेकर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर NIA और CISF के बड़े अधिकारियों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों की टीमें जहां पहुंच रही हैं। अगर आप देखें तो अभी NIA की स्पेशल टीम यहां पर फिर पहुंची है। आज NIA के DGP पहुंच रहे हैं, CISF के DGP जहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार सुरक्षा अधिकारियों की बैठक भीतर जारी है। जिस तरह से ये ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद NIA के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें लगातार यहां पर पहुंच रही हैं और सुरक्षा समिति सुरक्षा का पूरा जायजा ले रही है कि किस तरह से जो ड्रोन अटैक हुआ था उसके बाद आगे क्या प्रबंध किए जाएंगे। आने वाले दिनों में जहां पर इस तरह के हमले ना हो उसे लेकर सुरक्षा की जो समीक्षा है वो की जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 26 जून के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने के लिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के साथ लगते मोहल्लों में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। दरअसल सर्च ऑपरेशन के जरिए 26 जून को ड्रोन उड़ाने वाले का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान SOG टीम घर घर जाकर जानकारी हासिल कर रही है और हर आने जाने वाले की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा पूरे राजौरी जिले में ड्रोन खरीदने और बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि स्थानीय निवासियों को ड्रोन न उड़ाने का आदेश भी दिया गया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट के गुनहगारों को बेनकाब करने के मकसद से जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG टीम के सर्च ऑपरेशन को न्यूज़ 18 ने करीब से देखा। इस दौरान हमारी टीम ने देखा कि कैसे SOG की टीम इलाके के हर घर में जाकर 26 जून को हुए ड्रोन अटैक के मास्टरमाइंड के बारे में सुराग इकट्ठा कर रही है।
हम इस समय जम्मू एयरपोर्ट के जो पिछला इलाका मोहल्ला है, पीर बाबा मोहल्ला इसे कहा जाता है, उस इलाके में हैं। आप देख सकते हैं पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं मोहल्ले में सर्च कर रही हैं। हर घर जाकर पता कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से लोग आए थे, कौन लोग जहाँ पर रहे हैं, उन सब की जाँच की जा रही है। क्योंकि जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ था, वो जो 2 ड्रोन थे वो कहाँ से ऑपरेट किए गए थे उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये एयरफोर्स स्टेशन के पिछला मोहल्ला है जिसे पीर बाबा मोहल्ला कहा जाता है। इस पूरे मोहल्ले में अलग अलग टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हैं वो यहाँ पर जांच में जुटी हुई हैं। हर व्यक्ति से पूछा जा रहा है, लोगों के घरों से पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इस इलाके में क्या घर वालों के अलावा कोई और व्यक्ति आया था। माना जा रहा है कि जो ड्रोन यहाँ पर 2 विस्फोट हुए थे ड्रोन के जरिए, उन ड्रोन को कहीं इस इलाके से, जो बेली चराना बिल्कुल इनके साथ सटा हुआ इलाका है, कहीं इस इलाके से ऑपरेट तो नहीं हुए। इसकी पूरी जानकारी अब जुटाई जा रही है। शनिवार यानी 26 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू के अलग अलग इलाकों में मौजूद भारतीय आर्मी बेस के इर्द गिर्द पिछले 3 दिन से ड्रोन मंडराते देखे गए हैं। बीती रात जम्मू के रमीरा साहिब इलाके में रात 9:30 बजे ड्रोन उड़ता देखा गया। इसके बाद 30 जून सुबह करीब 4:40 पर जम्मू के कालूचक में एक और ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। यही नहीं, जम्मू के कुंजवानी इलाके में 30 जून की सुबह करीब 4:52 पर तीसरा ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक LOC पर सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। भले ही अभी तक 26 जून के ड्रोन अटैक के मास्टरमाइंड का सुराग ना मिला हो, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जम्मू एयरफोर्स स्टेशन अटैक के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन या फिर इस हमले के मास्टरमाइंड को ऐसा माकूल जवाब देंगी जिसके बाद दुनिया का कोई भी आतंकी संगठन भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। अमेरिका में सत्ता बदली तो इमरान की बाँछें खिल गई। इमरान को लगा अब जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा और अमेरिका पहले की तरह पाकिस्तान की आर्थिक मदद करने लगेगा। लेकिन बाइडेन के आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद इमरान की बौखलाहट में है और ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान अब किसी भी सूरत में अमेरिका का साथ नहीं देगा। इतना ही नहीं, इमरान ने कहा है कि उनके लिए चीन की दोस्ती ही सबसे खास है। कंगाल पाकिस्तान अमेरिका से भीख लेता रहा। कंगाल पाकिस्तान अमेरिका के टुकड़ों पर पलता रहा। लेकिन अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना क्या दिखाया? इमरान खान एहसान फरामोशी पर उतर आए। पाकिस्तान की सरकार ने बाइडेन प्रशासन के खिलाफ जाकर चीन का दामन थाम लिया। इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो अब चीन के साथ है। जहां बात अमेरिका और चीन की आएगी, वहां पाकिस्तान की हुकूमत अपने मददगार चीन का ही साथ देगी। इमरान खान ने कसम खाई है कि भले ही पश्चिमी देश उनके मुल्क पर दबाव बनाएं, मगर पाकिस्तान चीन के साथ अपने नजदीकी रिश्तों को खराब नहीं होने देगा। From that point of view, Pakistan thinks that it is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. अब सवाल ये कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का अचानक अमेरिका से मोह भंग क्यों हो गया? अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान की सरकार उसके प्रतिद्वंदी चीन का पक्ष लेने लगी? माना कि चीन पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है, माना कि चीन कर्ज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज देता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा से चीन और अमेरिका के बीच बैलेंस बनाता आया था। फिर इमरान खान ने शी जिनपिंग से दोस्ती के बदले जो बाइडेन से अपने संबंध खराब करने की शुरुआत क्यों कर दी? जानकारों का मानना है कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। मसलन अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ मुहिम, अमेरिका की भारत से बढ़ती दोस्ती, अमेरिका का क्वाड के साथ आना, अमेरिका की चीन के खिलाफ गोलबंदी, पाकिस्तान को FATF में मदद ना देना, पाकिस्तान के मुकाबले भारत को तरजीह देना।
पाकिस्तान का पर्याय पैसा है और जिस तरह का बयान इमरान खान ने दिया है, जो चीन के तरफ उसका रुझान है या उसका झुकाव है, उसका मेन कारण ये है कि पाकिस्तान जानता है कि जिस तरह की इमदाद या जिस तरह की मदद उसको अमेरिका से पहले मिला करती थी, वो अब मिलने वाली नहीं है। आपको याद होगा, अब से कुछ दिनों पहले ही इमरान खान ने अफगानिस्तान सीमा के पास अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया था। लेकिन शायद ही किसी को इस बात का अंदेशा होगा कि इमरान खान इस बार अमेरिका को और ज्यादा नाराज करने का जोखिम उठाएंगे। शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि इमरान खान एक के बाद एक जुबानी हमले करेंगे। Great power rivalry taking place. You know, you see the United States and the United States being wary of China, and you know, I don't need to say all this is now public knowledge. You know, the way China and the United States are sort of looking at each other. So it creates problem because what United States is doing is it's formed this regional alliance called the Quad, which is US, India, and then a couple of other countries. इमरान खान को अच्छी तरह पता है कि तालिबान की आड़ में अमेरिका से पैसे ऐंठने का उनका कारोबार अब चौपट हो चुका है। अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से लौट रही है। बहुत मुमकिन है कि वो अब अफगानिस्तान में अपनी दखलंदाजी सीमित कर दे। इन हालात में अमेरिका पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाए नहीं रखेगा और न ही पाकिस्तान तालिबान के जरिए अमेरिका को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठ पाएगा। लिहाजा पाकिस्तान ने यू टर्न मारते हुए खुले तौर पर चीन का दामन थाम लिया। पाकिस्तान तो चीन की एक महज कॉलोनी बन के रह गया है, तो इमरान खान साहब के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो चीन के चंगुल में रहकर अब थोड़े दिनों बाद वो जो चीनी रेसिपीज़ हैं या चीनी जो भाषा है या चीनी जो नैरेटिव है, उसी को बोलना शुरू करेंगे। जाहिर है इमरान खान के ताजा बयान से नए वैश्विक समीकरण तैयार होंगे। पाकिस्तान का खुलकर चीन के साथ खड़ा होना और अमेरिकी नीतियों के खिलाफ बोलना एक नए शीत युद्ध का सबब भी बन सकता है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कहते एक से भले दो,